बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू two following types. Number one, external friction, and number two, internal friction. इसी इंटरनल फ्रिक्शन में हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। जो हम लोग अपनी 7th यूनिट जब हम पढ़ा रहे होंगे आपको बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड पढ़ा रहे होंगे, लिक्विड पढ़ा रहे होंगे, तो आप बताएंगे आप। तो चलिए, इंटरनल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहाँ होता है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहाँ होता है? जहां पर इंटरनल फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन माने जहां दो सॉलिड आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके कांटेक्ट सरफेस पर, कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन लगता है जब भी वो मूव करने का प्रयास करते हैं रिलेटिव टू ईच अदर। तो दैट इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में लगता है। अगर फ्लूइड चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उनकी दोनों लेयर्स आपस में मूव करती है रिलेटिवली, तो वहां पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम इंटरनल फ्रिक्शन या विस्कोसिटी बोलते हैं। और आपको यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रिक्शन ही पढ़ना है। तो चलिए, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, external friction are of three following types. Number 1, static friction. Number 2, limiting friction. और नंबर 3, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले हेडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो नाम से जाहिर है कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है उस समय अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चलाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो उसको अपोज करने वाला जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ये इस पर ऑब्वियसली एफबीडी बनाना सीख लीजिए। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। किसी बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे होते हैं उसको अगर हम ड्रा कर देते हैं वेक्टर मेथड से एरो लगाते हुए, तो दैट फिगर इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। और जितनी की आपको फीलिंग आ रही है उस फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका हाथ चले। विश्वास कीजिए, कॉपी में पेन लेके बैठेंगे सवाल लगाने में, तो अभी 1-2 लड़के बच्चे बैठते हैं यहाँ पर, शाम को 1-2 घंटा बैठते हैं तो फिगर बनाने में क्यों खराब हो जाता है। कृपया उस काम को करें, यही करने आप आए हैं यहाँ पर। यहाँ फिजिक्स पढ़ने नहीं आए, फिजिक्स सीखने आए। तो सवाल लगाइए, हमको दिखाइए भी, तब असली फिजिक्स आपको आएगी और तब आता रहेगा। जो कहानी हम सुनाएंगे आप सुनने चले जाएंगे। तो सवाल मुद्दा इस बात का नहीं कि कहानी सुनना है, मुद्दा इस बात का है कि उसको आप फिर तक कर पा रहे हैं। बुक उठाइए, क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 2 बुक जरूर लगाइए, एक ABC या एस.एल. अरोड़ा या एस.सी. वर्मा, इसको जरूर करिए। चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने कहा एनर्जी लग गया। और इसके बाद ये सरफेस क्योंकि कांटेक्ट में है इसके सरफेस के, ये सरफेस को दबाएगा तो सरफेस इसको दबाएगा, तो इस बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लगेगा कांटेक्ट फोर्स के रूप में। और अगर हम एक अप्लाइड फोर्स P लगाएं, इसको चलाने का प्रयास करें, तो तुरंत ये जो रिएक्शन फोर्स अभी ऊपर लग रहा था वो इधर ना लग करके अब तिरछा लगना शुरू हो जाता है। कांटेक्ट फोर्स ये हो जाता है, अभी तक आया 2 पर था, अब कांटेक्ट फोर्स ये हो जाएगा, उसमें 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट ये रिएक्शन हो जाएगा
और दूसरा कंपोनेंट पीछे की तरफ लगेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, दैट इज एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, ध्यान आ गया। तो कांटेक्ट फोर्स के दो हिस्से होते हैं, एक रिएक्शन और दूसरा फ्रिक्शन ना। क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स मिलाकर ही तो टोटल कांटेक्ट फोर्स हो गया, राइट। इसके सम के बराबर ये होगा। और ये पैरेललोग्राम ऐसा बन भी गया, दिखाई पड़ रहा होगा कि ये डायगोनल है, डायगोनल से ही दोनों फोर्स जोड़ करके आएगा ना। पैरेललोग्राम ला आपको आना चाहिए, वेक्टर का जोड़ समझ में आना चाहिए। मैंने कहा वो एबीसीडी है, मैं बीच बीच में उसको रिवाइज करता रहूंगा। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आर हो जाता है। और आर का मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चिल्ला नहीं पा रहे हैं, चिल्लाइए, मैंने कहा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, और डायरेक्शन भी करना है आपको। ए के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, डायरेक्शन कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर नहीं याद हो रहा है मार्क हम तैयार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये a है, उसी पॉइंट पर वेक्टर b बना लिए, और ये जो डायगोनल बन रहा है दैट इज r। अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है और डायगोनल r जो बन गया, इसका a के साथ एंगल अल्फा है, तो अब r का आपको मैग्नीट्यूड जानना चाहिए, r का डायरेक्शन जानना चाहिए। ये पैरेललोग्राम ला है, इसी को ट्रायंगल आप हो सकते थे। पहले a बना लिए, ये जहां से खत्म वहीं से b बना लिए, और ये जो मिला दिए ये याद हो गया। a और b के बीच का एंगल थीटा और रिजल्टेंट का a के साथ एंगल अल्फा। ठीक है, और r का मैग्नीट्यूड मैंने सिखाया आपको, r इज इक्वल टू अंडर रूट हमेशा याद रखिएगा। ठीक, और इसमें डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये अगर b है, ये थीटा है, तो ये b sin थीटा होता है, ये इतना b cos थीटा होता है। tan थीटा माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर माने b sin थीटा, बेस मतलब a प्लस b cos थीटा। ये डायरेक्शन, ये पैरेललोग्राम रहा पूरा पूरा, आना ही चाहिए। बीच बीच में कई सारे पॉइंट जो आप लोग देर से आए हैं, नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, ठीक से नहीं पढ़े हैं, अभी मेरे हिसाब से ठीक से नहीं पढ़े हैं, कोई सवाल लगाया ही नहीं ठीक से दिया, हमको हैरान किया ही नहीं, हम कैसे मान लें आपको आ रहा है। मुद्दा ये है कि आपको इस पर काम करना चाहिए। चलिए, बहरहाल ये रिवाइज किए हैं, अब इसका यूज करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में, और आपसे पूछते रहेंगे भैया क्या बताए थे। चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताए थे, the opposing force that comes into the play, the opposing force that comes into the play, that comes into the play when one body tends to move, when one body tends to move, मतलब मूव नहीं कर रहे, tends to move, tends to मतलब प्रक्रिया में है, प्रयास में है, not actual move. One body tends to move over the surface of another body, tends to move over the surface of another body, but the actual motion has not started, अगर एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है तो ऑन रेस्ट में है ना, इन इक्विलिब्रियम, बैलेंस है। इक्विलिब्रियम कंडीशन दो तरह की होती है, याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रही बॉडी, वो रुकी हो सकती है
या यूनिफॉर्मली चल रही हो सकती है। यूनिफॉर्म चलने के लिए और रुके हुए रहने के लिए कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो ये बराबर इसके आ जाएगा, ये बराबर इसके आ जाएगा ना, या ये माइनस ये बराबर जीरो कर दीजिए। दैट्स स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है ना। अब आप समझ सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को मैं ढकेल रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, देखिए इसको मैं ढकेल रहा हूं और ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। हमने फोर्स बढ़ा दिया, अभी नहीं चल रहा है, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर फ्रिक्शन फोर्स भी तो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी तो बढ़ जाता है। तो ये समझ जाना चाहिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो द स्टैटिक फ्रिक्शन, द static friction is self-adjusting. The static friction is self-adjusting force, self-adjusting force, and always act opposite and equal to applied force। अप्लाइड फोर्स के हमेशा बराबर और विपरीत लगता है, तो मामला कैंसिल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब बताने चल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन का। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? तो आइए हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन सीखेंगे। नंबर 2, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो पढ़ रही है आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन जाने की। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन समझाएं आपको कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो आपको समझ आना चाहिए, जैसे बताया मैंने कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो बढ़ता जाएगा ना। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते ही चले जाइए तो एक ऐसी कंडीशन आएगी अब उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाएगा और जस्ट बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा आपने अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो बॉडी मूव कर जाएगी ना। तो अगर मूव कर गई तो उस दौरान जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। लेकिन अगर मूव नहीं कर रही है, जस्ट मोशन कंडीशन में आ गई है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, तो दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन ना। तो लिख लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन the limiting friction is maximum the limiting friction is maximum static friction that comes into the play maximum static friction that comes into the play when one body is just was at the moving
over the surface of just works at moving over the surface of another body, मतलब चलने रहा हो बस, जस्ट चलने वाला हो, ठीक है ना, जस्ट चलने कंडीशन में आ गया। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, देखिए ये बॉडी है आपकी, mg लग गया किधर, नीचे, कौन लगाया, अर्थ का सेंटर लगाया। अब ये कांटेक्ट में आएगा जिस बॉडी के और इस सरफेस को दबाएगा, सरफेस को नीचे दबाएगा तो सरफेस भी इसको ऊपर, इस बॉडी पर स्टडी कर रहा है, तो बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं ये सोच रहा हूं मैं। तो बॉडी पर mg लग रहा होगा अर्थ के सेंटर द्वारा, बॉडी पर रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा सरफेस कांटेक्ट द्वारा, और अगर कोई अप्लाइड फोर्स हम P लगा दें और वो बढ़ाते चले जाएंगे, तो अब धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन आ जाएगी जब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और इसी S मैक्स को, Fs मैक्स को, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम लोग Fs मैक्स, इसी को तो हम Fl बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये भी तो अप्लाइड फोर्स नहीं बराबर है, बैलेंस मामला है, अभी चल नहीं रहा अभी ना, स्टैटिक फ्रिक्शन तो है ही है। ये ध्यान में आ गई बात, कोई डाउट यहाँ तक, कोई ऐसी बात मैंने कही जो आपको नहीं समझ में आई हो। अब आइए बताता हूँ आपको नंबर 3, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। नंबर 3 काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, तो नाम से जाहिर है कि आपकी बॉडी क्या होगी, मूव कर रही है ना, अप्लाइड फोर्स आपने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन से ही चला दिया आपने, अप्लाइड फोर्स कर दिया, तो बॉडी चल पड़ेगी। और बॉडी चल पड़ेगी और उस समय भी फ्रिक्शन कुछ ना कुछ लगेगा ही ना, और उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। देख लेंगे, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू द प्ले, द अपोजिंग फोर्स that comes into the play when one body is actually moving, when one body is actually moving over the surface of another body, ठीक है। अब जरा आप बात समझिए, बोलना शुरू करो, ध्यान समझिएगा, बात बड़ी छोटी सी है। एक बात मैंने बोला F = ma, आपने कहा मैंने तो पढ़े थे हम, सही बात है पढ़े थे, लेकिन उसमें पढ़े थे, और आज भी अगर पढ़े रहेंगे तो फायदा क्या है। अब पढ़ना तो है ही नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, पढ़ना नहीं, अब करना है। क्या करना है देखिए, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मूविंग जो कंडीशन होती है वो दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेटरी मोशन। या तो स्पीड बढ़ रही होगी, घट रही होगी, तो वेरिएबल होगी। चलिए ध्यान देंगे आप, मेरे में ध्यान सुनिएगा। देखिए ये mg लग गया, कौन लगाया, और ये सरफेस कांटेक्ट में रिएक्शन लग गया, कौन लगाया, सरफेस लगाया, कांटेक्ट सरफेस लगाया, और अप्लाइड फोर्स हमने P लगा दिया, और ये बॉडी चल पड़ी है। उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम F के कहेंगे। इसमें बॉडी चल रही है, चलने की दो कंडीशन, एक यूनिफॉर्म चलना और एक एक्सेलरेटरी चलना। तो अगर ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, चल तो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, 0। केस नंबर 1 ध्यान देंगे आप, केस नंबर 1, बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। कैसे कर सकते हो कि mg - r = 0, या दैट इंप्लाइज दैट
R is equal to mg and P minus Fk is equal to 0, that Fk is equal to P ना। केस नंबर 2 देखा जाए, केस नंबर 2, अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही तब बॉडी मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए ना, तो ये ऊपर नीचे तो भाग ही रही है, सामने ही जा रही है, तो ये तो इसके बराबर होगा करेगा। इसका मतलब क्या, mg माइनस r बराबर 0 है, इसका मतलब r बराबर तो mg रहेगा। एंड अब लेकिन यहाँ चल रही है ए एक्सेलरेशन से, इसका मतलब ये माइनस ये इज इक्वल टू ma, टोटल f बराबर ma, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, कौन कौन, P और Fk। अगर दोनों सेम लगते दोनों जुड़ जाते, दोनों अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये माइनस ये ना, तो क्या आ जाएगा P माइनस Fk इज इक्वल टू ma। अब इक्वेशन नहीं चलेगा, बोलो भाई हैं? और एक बात यहाँ और बोलूंगा मैं एक लाइन में, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। एक लाइन क्या बोल रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन और ऑफ टू फॉलोइंग टाइप्स, ध्यान देंगे। अब केसेस तुम्हें दिखाई दिया आपको, अब यहाँ लिखने चल रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देंगे वाले, लिखने नहीं सुनेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन और ऑफ टू फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 1 स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और नंबर 2 रोलिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आया? अगर बॉडी घसीटी जा रही है, सरक रही है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहां जो मैंने समझा स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझा आपको। और इसके अलावा पहिया जब भी घूमता है, व्हील भी तो होता है, वो भी चल रहा होता है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। उम्मीद है बातें समझ आ गई होंगी आपको। अच्छे से तैयार करिए, जहां जो समस्या जिसको लग रही होगी जरूर बताइएगा।